फिजिक्स में ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? अगर आप एक स्केल को लो और उस स्केल को अपने हेयर से रब करो और रब करने के बाद इसे पेपर के छोटे पीसेस के पास ले जाओ तो जो पेपर है वो स्केल से आके चिपक जाता है। तो ये होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से। अगर आप इस स्केल को ध्यान से देखो, स्केल बनी है एटम से और एटम बने होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। तो अभी इस स्केल में जितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतने नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स है, तो इसीलिए अभी ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। पर जैसे ही मैं इसको रब करता हूँ, फ्रिक्शन की वजह से स्केल की सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन्स रबिंग सरफेस पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से स्केल में नंबर्स ऑफ प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाती है। तो स्केल एक पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है और रबिंग सरफेस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाने की वजह से वो एक नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। और आप तो एक चीज जानते हैं, जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इसीलिए जब आप स्केल को पेपर के टुकड़े के पास ले गए, अपोजिट चार्जेस होने की वजह से पेपर स्केल पे आके चिपक गया। फिजिक्स में कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? जब आप सेम साइन के चार्जेस को पास में रखते हो तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट साइन के चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट, यानी कि इनके बीच में कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। तो एक साइंटिस्ट ने कूलम्ब, जिन्होंने चीज को नोटिस किया, मान लो मेरे पास एक चार्ज है Q1, अगर मैं इसके पास में कोई दूसरा चार्ज ले आता हूँ Q2, तो ये एक दूसरे पे एक फोर्स लगाते हैं। मान लो मैं चार्ज Q1 की वैल्यू को बढ़ाता हूँ तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। अगर मैं चार्ज Q2 की वैल्यू को बढ़ाता हूँ तब भी इनके बीच में फोर्स की वैल्यू बढ़ जाती है, यानी कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज Q1 के और चार्ज Q2 के। अगर मैं इनके बीच की डिस्टेंस को बढ़ाता हूँ तो फोर्स की वैल्यू कम होने लगती है, यानी कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और बाय एक्सपेरिमेंटली ये पता किया गया कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनकी बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। अगर आप इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन कर दो तो जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के। जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट आता है, कूलम्ब्स कांस्टेंट, और उस कूलम्ब कांस्टेंट को बाय एक्सपेरिमेंटली पता किया गया तो वो 1/4πε के बराबर है। इस कांस्टेंट के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। तो अभी के लिए जो फोर्स हो गया 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इसी को हम बोलते हैं कूलम्ब्स। फिजिक्स में ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? अगर आप करंट को देखो, करंट का मतलब होता है कोई चीज का बहना। अगर मान लो किसी रिवर में वाटर बह रहा है तो उसको बोलते हैं वाटर करंट। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में हवा बह रही है तो उसको बोलते हैं विंड करंट। अगर हमारे ओशन से वाटर बह रहा है तो उसको बोलते हैं ओशन करंट। सेम इसी लॉजिक को इलेक्ट्रिक सर्किट में देखो, अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में चार्जेस बह रहे हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। फिजिक्स में ये करंट तो सुना था, पर ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? मान लो हमारे पास एक टंकी है, एक और टंकी है, इन दोनों में जो वाटर लेवल है वो बराबर है और हमने इन दोनों टंकी को पाइप से कनेक्ट कर दिया। अगर हमें इस टंकी से दूसरी टंकी में वाटर को फ्लो कराना है तो हमें इस टंकी को ऊपर उठा के रखना होगा। जैसे ही हमने इस टंकी को ऊपर उठा के रखा तो हमने इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, यानी कि एनर्जी का डिफरेंस क्रिएट कर दिया। जैसे ही हमने इस टंकी को ऊपर उठा के रखा, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो हाई हो गई और जो नीचे वाली टंकी उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो लो रह गई, जिसकी वजह से इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। जैसे इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, वैसे ही ऑटोमेटिकली वाटर का फ्लो होना स्टार्ट हो गया। सेम इसी सिनेरियो को आप इलेक्ट्रिक सर्किट में देखो, अगर हमें इलेक्ट्रिक सर्किट में हमें करंट को फ्लो कराना है तो हमें इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हमने इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हाई पोटेंशियल एनर्जी है और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो लो पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ही हमने इसे सर्किट से कनेक्ट किया तो इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से सर्किट में करंट का फ्लो होना शुरू हो गया। सिंपल। फिजिक्स में ये ओम्स लॉ क्या होता है? मान लो मेरे पास दो टंकी है जो एक दूसरे से कुछ हाइट पे रखी हुई है और इनके बीच वाटर का फ्लो हो रहा है। जैसे ही मैंने इस टंकी को ऊपर उठाया यानी कि इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया तो जो वाटर के बहने का रेट था वो भी इंक्रीज हो गया। सेम इसी लॉजिक को इलेक्ट्रिक सर्किट में देखो, ओम्स में ये दो वायर्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहे थे। वो जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं यानी कि जो सर्किट में चार्जेस के बहने का फ्लो है यानी कि करंट वो भी इंक्रीज हो रहा था, यानी कि जो करंट था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था पोटेंशियल डिफरेंस के। पर एक चीज थी, अगर वो 2 वोल्ट को बढ़ा रहे थे तो जो करंट बढ़ रहा था उससे 1 एम्पीयर बढ़ रहा था, यानी कि कोई एक ऐसा फैक्टर था जो करंट को उतने अमाउंट में बढ़ने से रोक रहा था। उन्होंने सेम इलेक्ट्रिक सर्किट पे अलग अलग वोल्टेज में करंट की वैल्यू को नोट कर लिया। जब उन्होंने वोल्टेज और करंट के बीच का रेशियो निकाला तो हर बार उन्हें एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रही थी, यानी कि यही एक ऐसा फैक्टर था जो करंट को उतने अमाउंट में बढ़ने से रोक रहा था। तो यहाँ से उस कांस्टेंट का नाम पड़ा रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का मतलब ही होता है कोई चीज को रोकना। तो यहाँ से जो फॉर्मूला निकल के आया वो था V=IR, और रेजिस्टेंस को ओम्स भैया ने बताया था, तो जो इसकी SI यूनिट थी तो उसका भी नाम पड़ गया ओम्स। फिजिक्स में ये रेजिस्टेंस सीरीज क्या होता है? जब आप एक से ज्यादा रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हो और स्विच को ऑन कर देते हो तो जो करंट है वो हर एक रेजिस्टेंस से इक्वल फ्लो करता है, पर हर रेजिस्टेंस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सबका अलग अलग होता है। जैसे कि इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसका V2 और इसका V3। अगर मैं इन तीनों रेजिस्टेंस की जगह पे सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस लगा दूं और वो एक रेजिस्टेंस इन तीनों रेजिस्टेंस के एक साथ इफेक्ट के बराबर ही हो तो जो R रेजिस्टेंस है वो इन तीनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, और इस R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, और यही पोटेंशियल
इन तीनों रेजिस्टेंस से बढ़ रहा था V1, V2, V3। तो यहाँ से V is equal to हो गया V1 plus V2 plus V3। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं V is equal to IR होता है, तो हमने यही फॉर्मूला इसमें यूज कर दिया। तो हो गया IR equals to IR1 plus IR2 plus IR3। और यहाँ पे सब में I सेम है क्योंकि करंट सेम है। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन से I को कॉमन ले लूँ तो बचता है R1 plus R2 plus R3। और यहाँ पे I से I कैंसिल हो रहा है, तो हमारी इक्वेशन आई R equals to R1 plus R2 plus R3। फिजिक्स में रेजिस्टेंस एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? जब हम किसी सर्किट में रेजिस्टेंस को सीरीज कनेक्शन के बजाय पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं और स्विच को ऑन करते हैं तो जो करंट का फ्लो होता है वो इन दोनों में बढ़ जाता है, पर इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है क्योंकि ये तीनों सेम पॉइंट से कनेक्टेड है। पर अगर मैं इन तीनों रेजिस्टेंस की जगह पे सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस लगा दूं और वो एक रेजिस्टेंस इन तीनों रेजिस्टेंस के एक साथ इफेक्ट के बराबर ही हो, तो जो R रेजिस्टेंस है वो इन तीनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है और इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है और इस रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो हो रहा है वो I है और यही I इन तीनों रेजिस्टेंस से बढ़ रहा था I1, I2, I3। तो यहाँ से हो गया I equals to I1 plus I2 plus I3 और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं V is equal to IR होता है, तो यहाँ से हो गया I equals to V upon R। तो इसी फॉर्मूले को मैंने इस इक्वेशन में यूज कर दिया, तो यहाँ से हो गया V upon R equals to V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3। और यहाँ पे सब में V सेम क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो मैंने V को कॉमन ले लिया और V से V कैंसिल हो गया और मेरे पास इक्वेशन बची 1 upon R equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R। फिजिक्स में ये रेजिस्टिविटी क्या होती है? मान लो मुझे एक ऐसा मटेरियल चाहिए जिससे कोई भी करंट ना पास हो पाए, यानी कि उसमें जो करंट के रोकने की क्षमता है वो बहुत ही ज्यादा हो। तो रेजिस्टिविटी का मतलब ही होता है कोई चीज को रोकने की क्षमता। तो एक लिस्ट बनाई गई जिसमें सभी मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी को लिखा गया। यहाँ पे मुझे एक हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल चाहिए था, यानी कि उसमें जो करंट के रोकने की क्षमता है वो बहुत ही ज्यादा है। तो यहाँ से मैं वो मटेरियल को सिलेक्ट करूंगा जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत ही ज्यादा है। पर अगर मुझे एक ऐसा मटेरियल चाहिए जिसमें करंट बहुत आसानी से पास हो जाए, यानी कि उसमें जो करंट के रोकने की क्षमता बहुत ही कम है, यानी कि लो रेजिस्टिविटी, तो यहाँ पे मैं लो रेजिस्टिविटी वाले मटेरियल्स को सिलेक्ट करूंगा। तो जो लो रेजिस्टिविटी वाले मटेरियल्स होते हैं उसमें से करंट बहुत आसानी से पास हो जाता है, तो ये गुड कंडक्टर्स होते हैं। तो जो हाई रेजिस्टिविटी वाले मटेरियल्स होते हैं तो इनमें से करंट जो होता है बहुत ही मुश्किल से पास हो पाता है, यानी कि ये बैड कंडक्टर्स होते हैं, इसीलिए इनको इंसुलेटर्स भी कहते हैं।